नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपी कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रकाश के परावर्तन के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। वो प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि आज 20 क्वेश्चन कराएंगे, पार्ट 1 होगा। फिर कल 20 क्वेश्चन कराएंगे, पार्ट 2 होगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा? तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। ये कहाँ बन सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर पहला है केवल समतल, दूसरा है केवल अवतल, तीसरा है समतल केवल उत्तल, उसके बाद है चौथा है अवतल या समतल अथवा उत्तल। 2020 में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आपका आंसर करेक्ट यही वाला होगा, केवल समतल अथवा उत्तल। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में प्रकाश की किरणें गमन कहाँ कर सकती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, निर्वात में, या 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश गमन कहाँ करती है? तो आप लोग कमेंट में बताइए। तो प्रकाश अगर गमन करती होगी तो हम बता देते हैं कि प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में। प्रकाश कहाँ गमन करती है? तो सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कौन कौन है? तो प्रकाश के परावर्तन आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो आपको वो परिभाषा नहीं पूछा गया था, आपको पूछा गया सिर्फ प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो आपको जवाब देना है 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के नियमों से निर्धारित होता है, तो प्रकाश के नियम से कौन कौन सा निर्धारित होता है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जवाब देना है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित है। जैसे अभी बताए थे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम था, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, और आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। आप लोग बता सकते हैं इसमें कौन सा आंसर हो सकता है? तो करेक्ट आंसर आपका होगा, इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा ये आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग कैसा तरंग है? तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, प्रकाश तरंग कैसा तरंग हो सकता है? तो प्रकाश तरंग कैसा तरंग, तो इसमें ए नंबर में ध्वनि तरंग, बी नंबर में विद्युत चुंबकीय तरंग, सी नंबर में पराबैंगनी तरंग, और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो डी नंबर में आपका जवाब क्या आ सकता है? तो डी नंबर में दिया हुआ कि इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं प्रकाश के परावर्तन का कौन सा तरंग है जो, तो याद कीजिए हम पढ़ाए थे कि प्रकाश तरंग कैसा तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग। तो प्रकाश तरंग कैसा तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश तरंग कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, ए और बी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं था। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए कि प्रकाश समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा हो सकता है? वास्तविक, काल्पनिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। तो प्रकाश के परावर्तन के अगर देखा जाए तो वो जो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब काल्पनिक के बारे में पूछा जा रहा, तो वो क्या हो सकता है? तो वो आपका अगर देखा जाए तो वो होगा आपका बी, काल्पनिक। काल्पनिक सीधा और वस्तु से क्या होता है? छोटा सा, यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और छोटा होता है, और ये क्या होता है? बराबर में भी बनता है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकोद्री क्या होता है? ठीक है चलिए, समतल दर्पण की फोकोद्री क्या हो सकता है? आप लोग जवाब दीजिए, समतल दर्पण की फोकोद्री क्या हो सकता है? तो समतल दर्पण की फोकोद्री अगर देखा जाए तो अनंत हो सकता है, शून्य हो सकता है, 100 सेंटीमीटर हो सकता है, 50 सेंटीमीटर हो सकता है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि समतल दर्पण की फोकोद्री क्या हो सकता है? तो समतल दर्पण की फोकोद्री अनंत होगा। समतल दर्पण की फोकोद्री क्या होगा? अनंत होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें क्या है? तो अगला क्वेश्चन इसमें है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाता है ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनता है? कैसा बनता है? वास्तविक और कैसा बनता है? तो समान आकार का बनता है, यानी कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए?
जो वास्तविक, उल्टा और वस्तु के समान आकार का बनता है। ये आपका क्वेश्चन है, तो आप जवाब दे सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये है, तो जवाब दे सकते हैं कि पहला ध्रुव पर, दूसरा अनंत पर, तीसरा वक्रता केंद्र पर, और चौथा कहाँ है, तो फोकस पर। चौथा कहाँ पे है, तो फोकस पर। आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो चौथा कहाँ हो सकता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि उल्टा, वास्तविक और समान आकार। तो ये आपका एक सेंटेंस इसमें क्या पकड़ा है कि समान आकार का अगर देखा पूछा जाए तो समान आकार का एक ही बन सकता है, वो है वक्रता केंद्र। समान आकार का कहाँ बनता है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ पे बनता है, तो वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाता है ताकि उसका उल्टा और वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बन सकता है, तो वक्रता केंद्र पर ही बन सकता है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के सामने कौन सा, तो उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब। बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा एवं आवर्धित, दूसरा उल्टा एवं आवर्धित, तीसरा सीधा एवं हासित, और उसके बाद एक और है इसमें, एक है इनमें से कोई नहीं। एक क्या है, इनमें से कोई नहीं। आपको जवाब देना है एक इनमें से क्या है, तो कोई नहीं है। तो एक इनमें से अगर कोई नहीं है तो जवाब दीजिए कौन सा आंसर हो सकता है। क्या पूछ रहा है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, तो कैसे, तो इसका आंसर होगा ये सीधा एवं हासित। हासित का मतलब होता है छोटा प्रतिबिंब होता है। सीधा एवं हासित, हासित का मतलब होता है छोटा प्रतिबिंब। ये किसका क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा दिखाता है, तो सीधा एवं हासित होता है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एक और पूछल है क्या कि ये जो दर्पण सूत्र पूछला है आपका 2021 में भी पूछला और 2020 में भी पूछला। दर्पण सूत्र बराबर फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो अगर पूछा जाए 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। ये है दर्पण सूत्र होता है। अगर f बराबर पूछा जाए तो f बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो r/2 होता है। f बराबर फॉर्मूला क्या होता है, r/2 होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है। यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण आपका उपयुक्त है, तो आप कमेंट में जवाब दीजिए। ये देखिए 2011, 2015, 2016, 2021 और ये मतलब अक्रम जो है ये चलता जा रहा है। और पूछा 2011 में पूछा, 15 पूछा, 16 पूछा, 21 में पूछा, तो 24 में भी पूछा क्वेश्चन। तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो आप लोगों को जवाब देना है, कमेंट में जवाब दीजिए। देखते हैं आप लोग आंसर क्या दे सकते हैं। तो हम चलिए तब तक कमेंट पढ़ लेते हैं। जो लिखे समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर होगा आपका ये जो करेक्ट आंसर आपका इसमें दिया हुआ है कौन सा है, तो देख सकते हैं करेक्ट आंसर इसमें दिया हुआ कि किस दर्पण का उपयोग। ये तो नहीं क्वेश्चन कौन सा था, किस अग्रदीप, ये भी नहीं था क्वेश्चन आपका, ये था दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त दर्पण कौन सा हो सकता है, तो इसका आंसर हो सकता है अवतल दर्पण। तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण बनाने के लिए दाढ़ी उपयुक्त किया जाता है। अब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है, 2020 में पूछा। और ये अग्रदीप क्या पूछा है, अग्रदीप में कौन सा प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से हो सकता है, तो किसी कार्य का आगे वाला जो पार्ट होता है उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उसमें आपका अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो आपका उसमें अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण किसी कार्य के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है किस कार का उपयोग, क्या पूछ रहा है कि किस कार का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। मतलब कौन सा ऐसा कार है जिसका उपयोग पश्च दृश्य के दर्पण के रूप में किया जाता है, तो कौन सा कार ऐसा जिसका उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, तो वो देखते हैं कि किस, आप लोग आंसर क्या जवाब दे सकते हैं। तो आंसर क्या होगा ये आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए कि किस कार का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, तो उत्तल दर्पण होगा। कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। करेक्ट आंसर आपका कौन सा आंसर होगा, तो पीछे समझिए आपका अगर पूछा जाए कि किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य के दर्पण के रूप में किया जाता है, तो
उत्तल दर्पण का उपयोग पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग पश्चिम दृश्य के रूप में किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग। अब अभी तुरंत इसके जिक्र इसका चर्चा किए थे कि अवतल दर्पण किसका उपयोग करते हैं? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और इसके बाद समतल दर्पण का ही प्रयोग किए थे, जिसमें समान आकार का प्रतिबिंब था। समतल दर्पण द्वारा अपना प्रतिबिंब कैसा होता? काल्पनिक होता। और समतल दर्पण प्रतिबिंब क्या होता? समतल दर्पण के फोकस क्या अनंत होता। ये भी तुरंत जिक्र किए थे। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए जल्दी। तो धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जवाब दीजिए कमेंट में कि इसका आंसर क्या हो सकता है। फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या करा है। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जा सकती है। धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों। धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों। दिन में क्या लिखा है? इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर का जवाब दीजिए। चलिए बिना समय आंसर का जवाब अब हो जाएगा। ये जो आपका आंसर का जवाब है इसमें ये ऋणात्मक। कौन सा आंसर होगा? ऋणात्मक आपका आंसर का जवाब इसमें क्या होगा? ऋणात्मक। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है वो भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस दर्पण का उपयोग फोकस दूरी धनात्मक होता है? किस दर्पण का उपयोग फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। तो देखते हैं। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई। आप लोग जवाब दीजिए कौन सा आंसर इसमें हो सकता है। तो कौन सा आंसर होगा आप लोग जवाब दीजिए। इसमें आंसर करेक्ट आंसर बी होगा, उत्तल दर्पण। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है आपका? उत्तल दर्पण करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर? उत्तल दर्पण आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा? उत्तल दर्पण। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो सकता है? ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो सकता है? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। तो आप लोग जवाब दीजिए आंसर में क्या हो सकता है। तो वास्तविक और उल्टा तो हो नहीं सकता। वास्तविक सीधा, वास्तविक आभासी, आभासी सीधा और आभासी उल्टा। तो आंसर का जवाब दीजिए क्या हो सकता है। आंसर का जवाब आप लोग का आ रहा है। आंसर का जवाब ए। कौन सा जवाब है आप लोग का? जवाब ऋणात्मक आवर्धन के लिए आंसर का जवाब है। इसमें आपका 15 और क्वेश्चन नंबर कितना? 16 का आंसर क्या होगा? ए होगा, वास्तविक और उल्टा। कौन सा आंसर होगा? वास्तविक और उल्टा। फिर से, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाता है? तो वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा आंसर? वास्तविक और उल्टा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ अगला है दंत विशेषक। कौन सा है? तो दंत विशेषक किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? यानी कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो आप लोग के आंसर का जवाब दीजिए कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर का जवाब दीजिए क्या हो सकता है। तो आंसर तो दंत विशेषज्ञ क्या बोला? तो दंत विशेषज्ञ। तो आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट किसका? तो वो आपका बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। आंसर क्या होगा आपका? अवतल दर्पण। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं दंत विशेषज्ञ। कम कदम। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर? कौन सी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 32 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या और बोला है फोकस दूरी कौन सी है? तो फोकस दूरी ज्ञात करना होता है। इसका मतलब आर बराबर आपका दिया है 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमको। आर बराबर 32 दिया हुआ है तो हमको एफ बराबर मान निकालना था। एफ बराबर क्या होता है फार्मूला? तो एफ बराबर फार्मूला होता है R/2। तो आर की जगह पे कितना रखेंगे आप? तो आर हो गया त्रिज्या। तो त्रिज्या की जगह पे कितना? 32/2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। कितना होगा? 16 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण बोला है तो -16 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण बोला है। तो इसका आंसर उत्तल दर्पण का आंसर क्या होगा? +16 सेंटीमीटर। आपका आंसर +16 सेंटीमीटर होगा उत्तल दर्पण। कहा कि उत्तल दर्पण का चर्चा किया है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। ये से अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। ये सब हो गया।
उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हजामती बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? हजामती बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए हजामती बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं या उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं या समतल दर्पण का उपयोग करते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर आना चाहिए हजामती बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो आपका आंसर आना करेक्ट कौन सा दर्पण है? आपका आंसर है करेक्ट हजामती बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आपको देखते हैं कि पश्चिम दृष्टि ये तो क्वेश्चन हो गया था। उसके बाद सामने कहाँ रखे गए थे, इसके बाद दंत विच्छेदक ये भी क्वेश्चन हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की फोकस दूरी ये भी हो गया है। हाँ ये वाला क्वेश्चन था हजामती बनाने के लिए कौन सा क्वेश्चन था हजामी बताने इसका उपयोग अवतल दर्पण का हजामती बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने के लिए करते हैं। किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने के लिए करते हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें क्या है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो सीधा उल्टा ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होगा या उल्टा होगा? तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा? तो सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा? तो सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा? तो सीधा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और बड़ा पाया गया है। आभासी सीधा और बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति बताइए कहाँ होनी चाहिए? तो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होनी चाहिए या वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए या वक्रता केंद्र के परे होनी चाहिए या वक्रता केंद्र के परे होनी चाहिए या उत्तल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। तो उत्तल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो ये डी नंबर का करेक्ट आंसर होगा। उत्तल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। उत्तल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। अगला क्वेश्चन किस दर्पण में दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? किस दर्पण में दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो मतलब कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब सीधा होता है? तो बताइए आप लोग। केवल उत्तल तो हो नहीं सकता, उत्तल तो हो नहीं सकता, अवतल तो होगा नहीं, समतल तो होगा नहीं, या तो समतल या तो उत्तल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? या तो समतल होगा। इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा या तो समतल या उत्तल होगा आपका करेक्ट आंसर। इसमें ये जो इसमें 20 क्वेश्चन करा चुके हैं, तो अब आएगा इसके अगला पार्ट 2 जिसमें उसमें भी 20 क्वेश्चन का टोटल इसमें कराएंगे। तो टोटल इसमें कितना आपका क्वेश्चन रहेगा? तो 54 या 55 के आसपास क्वेश्चन रहेगा। टोटल इसमें 54 या 55 के आसपास वीडियो रहेगा। अब ये परावर्तन का ये आज 20 क्वेश्चन है। अब चलेंगे अगला पार्ट 2 कल। थैंक यू, धन्यवाद।